बात राष्ट्रवाद की, कृति जातिवाद की। अस्पृश्यों के हकों पर डाका डालकर राजनीति की दृष्टि से उन्हें पूरी तरह ठगने के बाद जहां भी संभव हो वहां हर तरह से अस्पृश्यों का मनोबल कुचलने का काम कांग्रेस द्वारा शुरू किए जाने के बड़े प्रमाण हमें मिलने लगे हैं। मुंबई में पढ़ाई करने की इच्छा रखने वाले अस्पृश्य छात्रों के सामने कई तरह की मुश्किलें आती हैं। इसलिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने सोचा कि अस्पृश्य छात्रों को खास रियायतें मिलें। इसलिए पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कर उसके जरिए सिद्धार्थ कॉलेज शुरू किया जाए। कॉलेज खोलने के लिए केंद्र सरकार से ग्रांट ली गई और मुंबई विश्वविद्यालय से मान्यता भी प्राप्त कर ली गई है। जून में यह कॉलेज शुरू होने जा रहा है। अस्पृश्यों के लिए विशेष रियायतों वाले कॉलेज की स्थापना हो रही है और वह खुल भी रहा है। यह देखकर सवर्ण हिंदुओं में जलन पैदा हो चुकी है। हिंदू धर्म रूपी पेट के अंदर इस द्वेषरूपी जलन के कारण जो घपले पैदा हो रहे हैं, उसकी आवाज 26 मार्च 1946 के दिन केंद्रीय विधानसभा की बैठक में सुनाई दी। 1932 में पुणे करार का बोझ अस्पृश्यों के गले बांधने से पूर्व गांधी जब आखिरी सांसें ले रहे थे, तब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पंडित मदन मोहन मालवीय ने अपने शब्दों के सहारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के मानो चरण ही पकड़ रखे थे। जिन लोगों के कहे को मानकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने गांधी को जीवनदान दिया था, उनमें पंडित मदन मोहन मालवीय का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हीं मालवीय साहब के सुपुत्र ने कुत्सित बुद्धि से सिद्धार्थ कॉलेज के बारे में सवाल पूछे और कहा कि इस प्रकार के कॉलेज की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अस्पृश्यों की शिक्षा संबंधी सारी जरूरतें हिंदू समाज पूरी कर रहा है। पंडित गोविंद मालवीय के सवालों का डॉक्टर बाबा साहेब ने विधानसभा में जो जवाब दिया उसे हम यहां दे रहे हैं। संपादक जनता। फाइनेंस बिल पर चल रही चर्चा में बोलने का मुझे अवसर दिए जाने के लिए पहले मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूं, क्योंकि मैं जो कहने वाला हूं वह मेरे विभाग से संबंधित नहीं है। अब तक हुई चर्चा में मेरे विभाग पर कोई विशेष टिप्पणी नहीं की गई, इसका मुझे संतोष है। इसके बावजूद मैं बोलने के लिए उठ खड़ा हुआ हूं। कल फाइनेंस बिल के बारे में बोलते हुए मेरे मित्र पंडित गोविंद मालवीय अस्पृश्यों के लिए खोले जा रहे कॉलेज की योजना के बारे में भी बोले थे, जिसकी वजह से आज मुझे बोलना पड़ रहा है। कॉलेज की योजना का निरीक्षण शिक्षा विभाग ने किया और फाइनेंस विभाग ने उसे मान्यता दी। इसलिए इन विभागों को ही अगर इस विषय में खुलासा करने दिया होता तो बेहतर होता। मैंने उस योजना को केवल लागू किया था। इसके बावजूद मेरे मित्र गोविंद मालवीय द्वारा उपस्थित किए मुद्दों का जवाब देने की जिम्मेदारी उपरिनिर्दिष्ट विभागों पर न डालकर मैं खुद जवाब देने के लिए खड़ा हुआ हूं। इसकी केवल एकमात्र वजह है, और वह है कि इस योजना की समीक्षा करते हुए मेरे मित्र ने उसे राजनीतिक लबादा उठाने की कोशिश की है। इस योजना के बारे में शुरू में ही मेरे मित्र ने कहा, मुझे इस योजना के बारे में आश्चर्य होता है। मैंने जब उनका पूरा भाषण पढ़ा तब मुझे लगा कि उन्हें आश्चर्य लगने की वजह खुद उनकी धारणा है, जिसके कारण उन्हें लगता है कि शिक्षा क्षेत्र में दलीय अंधानुकरण का भूत घुस आया है। इस मामले में मैं अपने मित्र को एक मशहूर कहावत याद दिलाना चाहूंगा कि कांच के घरों में रहने वालों को दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। इस कहावत के जरिए जो कहा जा रहा है वह पंडित जी समझ पाएंगे या नहीं यह मैं नहीं जानता, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि पंडित जी राष्ट्रवाद की बातें बहुत अच्छी तरह कर लेते हैं। सादे हिंदुओं की बात तो दूर रही, जिनके साथ अपना क्षेत्र गोत्र नहीं मिलता, उन ब्राह्मणों के हाथ का पानी तक न पीने का जिगर न रखने वाले पंडित जी जैसे आदमी राष्ट्रवाद की चरपट पंजरी सभागृह के सदस्यों को और मुझे सुनाते हैं। यह देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है।
धर्मांधता में सनी पवित्रता को किसी और की छुआछूत न हो इसका ख्याल रखने वाले को राष्ट्रवाद जातिवाद का हल्ला मचाते हुए किसी और पर जातिवाचकता का, पार्टी का अंधानुकरण करने का, पक्षपात का आरोप करने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए। बनारस के हिंदू विश्वविद्यालय के साथ पंडित जी का गहरा ताल्लुक था या है, इस बात को वे न भूलें। मैं पंडित जी से पूछता हूं कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय क्या जातिवाचक संस्था नहीं है, बल्कि मैं हिंदू विश्वविद्यालय सभी हिंदुओं के लिए नहीं है, वह केवल हिंदू धर्म की एक विशिष्ट जाति की देखरेख में चलने वाली और खास उन्हीं के लिए चलाई जाने वाली संस्था है। इस विश्वविद्यालय के अध्यापक वर्ग में ब्राह्मणेतर लगभग है ही नहीं, इस बात से क्या वे इनकार कर सकेंगे। 1916 में इस विश्वविद्यालय द्वारा पारित किए गए प्रस्ताव में क्या यह पक्के तौर पर तय नहीं किया गया था कि हिंदू धर्मशास्त्र का अध्यापकत्व केवल ब्राह्मणों को ही मिले, किसी अन्य को न मिले, भले उस विषय में उसकी शैक्षिक योग्यता ब्राह्मण अध्यापक से श्रेष्ठ क्यों न हो। बहुत दूर की नहीं, अभी हाल ही में एक कायस्थ लड़की को ब्रह्मज्ञान के पाठ्यक्रम में इस विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश न दिए जाने पर उसे अनशन करना पड़ा था। कम से कम इस बात को मेरे मित्र भूले नहीं होंगे। इन सभी उदाहरणों से क्या यही साबित नहीं होता कि यह जातीय अंधानुकरण है, पक्षपात है, धर्मांधता है? पंडित जी के पास इसका कोई जवाब है। अस्पृश्यों के लिए अलग कॉलेज की स्थापना को लेकर कल हुई चर्चा की रिपोर्ट पढ़ते हुए मेरा ध्यान अपने एक और मित्र श्री अयंगार के वक्तव्य की ओर गया। श्री अयंगार का ध्यान अपने शहर में क्या चल रहा है, इस तरफ शायद नहीं गया हुआ दिखाई देता। मैं उनसे कहता हूं कि वे इसी महीने की 12 तारीख का मद्रास से निकलने वाला हिंदू अखबार पढ़े। उसमें उन्हें पता चलेगा कि सालेम में उनके जात भाइयों ने एक सभा का आयोजन किया था, जिसमें यह तय किया गया कि वास ब्राह्मणों के लिए एक बड़ी संस्था की स्थापना की जाए और उस संस्था द्वारा ब्राह्मणों के हितों की रक्षा हो, ब्राह्मणों के लिए कॉलेज खोला जाए, उद्योग चलाए जाएं। और ब्राह्मणों की इस परिषद के अध्यक्ष कौन? सर सीपी रामस्वामी अय्यर जैसी विभूति। इस देश का हर आदमी मुंह से राष्ट्रवाद की जय बोलता रहता है, लेकिन उसके काम जातीयता, अंधानुकरण से भरे होते हैं। जिस समाज को अपने संकट भरे आत्यंतिक कठिन जीवन के बारे में पहली ही बार एहसास हुआ होता है, वह अस्पृश्य समाज इन संकटों से अपनी मुक्तता करवाने के उद्देश्य से उच्च शिक्षा पाने हेतु शैक्षिक संस्था स्थापन करने की सोचते हैं। तब जो सदस्य अपने बारे में यह कहते नहीं थकते कि हमने जनता के कल्याण का बीड़ा उठाया है, वही सदस्य पक्षांधता जात्यांधता मचाई जाने के विरोध में हल्ला बोलकर विरोध दर्ज करते हैं। सभी सदस्यों के सामने मैं एक महत्वपूर्ण बात साफ करना चाहता हूं कि यह कॉलेज सिर्फ अस्पृश्यों का है, यह कहना पूरी तरह गलत होगा। अन्य सभी कॉलेजों की तरह इस कॉलेज में भी हर किसी को शिक्षा पाने की इजाजत है। इतना ही नहीं, इस कॉलेज के लिए जिन अध्यापकों की नियुक्ति करनी है, उनमें सभी जातियों को शामिल किया गया है। उनमें हिंदू ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणेतर भी हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं और मुसलमान भी हैं। इस बात की ओर सदस्यों का ध्यान दिलाते हुए मुझे बेहद खुशी है कि जिस समय इस कॉलेज को मान्यता दिलाने के लिए मुंबई विश्वविद्यालय के सामने अर्जी रखी गई, उस वक्त बिना किसी आशंका के विश्वविद्यालय ने तुरंत मान्यता दी। इतना ही नहीं, यह भी कहा गया कि इससे पूर्व विश्वविद्यालय के सामने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं आई थी। खासतौर पर कहने की विशेष बात यह है कि इस कॉलेज की स्थापना, अध्यापक वर्ग तथा अन्य व्यवस्था विश्वविद्यालय को इतनी पसंद आई है कि मुंबई विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज को आज तक पहले साल में ही सभी कक्षाएं चलाने की अनुमति नहीं मिली थी, वह इस कॉलेज को पहले ही साल में दी गई है। कहने का तात्पर्य यही है कि किसी मायने में इस कॉलेज को केवल अस्पृश्यों का कॉलेज नहीं कहा जा सकता। इस कॉलेज में प्रवेश, वजीफे और हॉस्टल में रहने की जगह आदि विशेष सुविधाएं अस्पृश्यों को उपलब्ध कराई जाएंगी। इस कॉलेज की स्थापना की आवश्यकता क्यों पड़ी, यह मैं अब बताना चाहता हूं।
मुंबई प्रांत में छात्रों की संख्या में कितनी बेतहाशा वृद्धि हुई है, इस बारे में शायद सदस्यों को जानकारी न हो। सामने बैठे मेरे मित्र गाडगिल को पता है कि पिछले ही साल एक ही साल में मुंबई विश्वविद्यालय को 19 नए कॉलेज खोलने की अनुमति देनी पड़ी। इससे आप जान पाएंगे कि किसी कॉलेज में प्रवेश पाना छात्रों के लिए कितनी मुश्किल बात हो गई है। अस्पृश्य छात्र खासकर इस कठिन स्थिति से बहुत ज्यादा परेशान हैं। मैट्रिक पास करने के बाद अस्पृश्य छात्रों को किसी भी कॉलेज में प्रवेश नहीं मिल पा रहा। यही वजह थी कि अस्पृश्य छात्रों की मुश्किल की ओर मुझे सरकार का ध्यान दिलाना पड़ा और मैंने अस्पृश्य छात्रों की मुश्किल के बारे में बताया। इसलिए कहता हूं कि जिस सिद्धार्थ कॉलेज की कल्पना और योजना के संदर्भ में आपत्तियां उठाई जा रही हैं, उनमें कोई दम नहीं। मेरे मित्रों ने एक और बात पर चर्चा के दौरान ध्यान दिलाया था। उन्होंने चर्चा का रुख राजनीति की ओर क्यों मोड़ा, यह समझना मुश्किल है। हाल ही में हुए चुनावों के बारे में बोलते हुए मैं बुरी तरह लड़खड़ाया, ऐसा उनका कहना है। यह कहकर उन्हें क्या हासिल हुआ यह तो वे बुध ही जाने, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें लगा होगा कि भारत सरकार को मेरे कथन के साथ सहमत नहीं होना चाहिए था। जो हो कहा यही जा रहा है कि मेरी हालत सूखे पौधे की तरह हुई है। उन विरोधियों से मैं यह कहना चाहता हूं कि यह वसंत ऋतु के आगमन से पूर्व की स्थिति है। मेरा आंदोलन अमर है। चुनाव परिणामों के बारे में बोलते हुए मेरे मित्रों ने कहा कि अस्पृश्यों की सभी आरक्षित सीटें कांग्रेस ने जीत लीं। मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि जिन तरीकों से ये सीटें जीती हैं, क्या उन तरीकों की कांग्रेस ने कभी पड़ताल की है? क्या तरीके अपनाए गए थे, यह मैं बताता हूं और सबूतों के साथ बताता हूं। कई जगहों पर वासकर सातारा जिले में मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक पहुंचने ही नहीं दिया गया। सभी सदस्यों को इस बात का पता तो होगा ही कि सातारा जिला वही जगह है जहां पत्री सरकार थी। 361 गांवों के अस्पृश्य मतदाताओं को गांव वाले गांव की कचहरी में लेकर गए। डरा धमकाकर उनसे पूछा गया कि आप कांग्रेस को वोट देंगे या नहीं। अस्पृश्य मतदाताओं ने कांग्रेस को वोट देने से साफ इनकार किया। उन्हें कचहरी में ही बंद करके रखा गया। उन पर पहरा बिठाया गया ताकि वे वहां से हिले नहीं। इस तरह के कई उदाहरण मैं आपको बता सकता हूं। यह तो कुछ भी नहीं, कांग्रेस के विरोध में खड़े रहे अस्पृश्य उम्मीदवारों के साथ मारपीट भी की गई। अभी हाल में आगरा में चुनाव हुए, वहां की बात ही लीजिए। चुनाव के दिन अस्पृश्यों के 50 मकान जलाए गए। अस्पृश्य मतदाता मतदान केंद्र पर वोट देने गए तो पीछे 20 लोगों के घरों को लूटा गया। नागपुर में 7 लोगों के कत्ल हुए और यह सब कांग्रेस के सवर्ण हिंदुओं ने किया। चुनाव जीतने के लिए ऐसे तरीके अपनाए गए। ये सीटें कांग्रेस ने जीती या जिस राजनीतिक पार्टी का मैं प्रतिनिधि हूं उस शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन ने जीती, यह केवल चुनाव परिणामों के आधार से तय करना केवल मूर्खता होगी, क्योंकि समाज में अस्पृश्यों की संख्या 5% है और हिंदुओं की संख्या 95% है। ऐसे हालात में कौन किसका प्रतिनिधि है, यह कैसे तय किया जा सकता है? इसीलिए चुनाव परिणामों की कसौटी प्राथमिक चुनावों के परिणामों से ही तय की जानी चाहिए, क्योंकि अस्पृश्यों के प्राथमिक चुनाव अलग चुनाव क्षेत्र के आधार पर हुए हैं। इन प्राथमिक चुनावों के परिणाम क्या निकले, यहां बैठे लोगों को पता चले, इसलिए मैं यहां कुछ जगहों के परिणाम बताता हूं। आप यह बहुत गौर से सुनिए। पंजाब में 3 जगहों पर प्राथमिक चुनाव हुए। मुंबई में 3 सीटों के लिए, मध्य प्रांत में 4 जगहों पर, मद्रास में 10 जगहों पर और संयुक्त प्रांत में 2 जगहों पर प्राथमिक चुनाव हुए। सदस्य एक बात ध्यान में रखें कि प्राथमिक चुनाव अपरिहार्य नहीं होते। अस्पृश्यों के 5 उम्मीदवार जब तक चुनाव में नहीं उतरते तब तक प्राथमिक चुनाव नहीं हो सकते।
चुनावों में अंटशंट वर्चा होता और उतने रुपए न होने के कारण अस्पृश्य प्राथमिक चुनाव ही नहीं चाहते। कुल 22 जगहों के लिए प्राथमिक चुनाव हुए। हर सीट के लिए कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी खड़ा किया था। इन 22 सीटों में से 19 सीटों पर शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन के उम्मीदवारों को सर्वाधिक वोट मिले। मुंबई में 2 जगहों पर तो अस्पृश्य उम्मीदवार की तुलना में कांग्रेस के उम्मीदवार को नगण्य वोट मिले। भायखला विभाग में शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन के उम्मीदवार को 11,334 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार को केवल 2,096 वोट मिले और मुंबई जी और उपनगर विभाग में शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन के उम्मीदवार को 12,899 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार को केवल 2,088 वोट मिले। मध्य प्रांत के केवल 2 जगहों के ही आंकड़े मैं देता हूं। नागपुर चुनाव क्षेत्र में शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन के उम्मीदवार को 1933 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार को केवल 270 वोट मिले। भंडारा विभाग में शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन को 3,187 वोट मिले और कांग्रेस तथा निर्दलीय उम्मीदवार आदि सबको मिलाकर 976 वोट मिले। आगरा विभाग में शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन को 2,248 वोट मिले। फेडरेशन को 2,248 वोट मिले और कांग्रेस तथा निर्दलीय उम्मीदवार आदि सबको मिला कर 840 वोट मिले। पंजाब लुधियाना फिरोजपुर विभाग में शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन को 1900 वोट मिले और कांग्रेस को 500 वोट मिले। डॉक्टर बाबा साहेब बोल रहे थे तभी कांग्रेस पार्टी के विधायक दीवान चमनलाल ने बीच में ही उठकर कहा, डॉ अंबेडकर कोरी गप सुना रहे हैं। सुनकर डॉक्टर बाबा साहेब गुस्से से लाल हो गए और उन्होंने उनके शब्दों पर आपत्ति की। उस वक्त उन्होंने दीवान चमनलाल से कहा कि जब मान्यवर डॉक्टर अंबेडकर अपनी बात मुद्दों के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं, तब बीच में ही उठकर इस प्रकार हल्ला मचाना ठीक नहीं है। सदन में उपस्थित किए गए मुद्दों का जब जवाब दिया जा रहा हो तब शांतिपूर्वक उनको सुना जाना चाहिए। उनकी बात बीच में काटते हुए वे गप हाँक रहे, ऐसा कहा नहीं जा सकता। अध्यक्ष द्वारा इस प्रकार कान खींचे जाने पर दीवान चमनलाल ने अपना कथन वापस लिया। उसके बाद डॉक्टर बाबा साहेब ने अपना कथन जारी रखा। मद्रास प्रांत के केवल एक ही जगह का आंकड़े मैं देता हूं। अमलापुरम विभाग में शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन के उम्मीदवार को 10,540 वोट मिले और कांग्रेस के उम्मीदवार को 2,383 वोट मिले। प्राथमिक चुनावों से संबंधित आंकड़ों का यह हाल है। इसके आधार पर एक बात सहज ही साबित होती है कि प्राथमिक चुनाव के परिणामों को ही प्रतिनिधित्व की असली कसौटी मानी जानी चाहिए। इन चुनावों में कांग्रेस ने सप्रमाण साबित कर दिया कि चुनाव नहीं, यह तो साफ धोखाधड़ी थी। इसके साथ ही आज तक मैं अस्पृश्यों के लिए अलग चुनाव क्षेत्र की जो लड़ाई लड़ते आया हूं, उसे इस चुनाव के कारण भारी बल मिला है। पंडित मालवीय ने एक और बात बताई कि हिंदू लोग अस्पृश्योद्धार की तरफ बहुत ध्यान दे रहे हैं। अस्पृश्यों के नैतिक उद्धार और विकास के लिए वे पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। इस बारे में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि बाहर जो भी कुछ हो रहा है उसे पल भर के लिए छोड़ भी दें और इस सदन की चारदीवारी के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसके आधार से अगर तय करें, तब कोई भी निष्पक्ष आदमी यही कहेगा कि मालवीय के उपरिनिर्दिष्ट कथन में कोई तत्व नहीं है। यह बात सही है कि इस सदन में मुझे आए कुछ एक दिन ही बीते हैं, लेकिन इस सदन की रिपोर्ट मैं नियम से और ध्यान से पढ़ता रहा हूं। जो भी पढ़ने लायक है वह सब मैं पढ़ चुका हूं। उसमें मैंने पाया कि गांव-गांव में हर रोज अस्पृश्यों पर होने वाले अन्याय अत्याचार के संदर्भ में किसी भी सदस्य द्वारा सदन में
एक भी सवाल नहीं उठाया गया है। किसी रिपोर्ट में यह पढ़ने में नहीं आया, ऐसा कोई प्रस्ताव आज तक सदन पटल पर नहीं रखा गया है जिसमें कहा गया हो कि अस्पृश्यों के लिए कुछ किया जाना चाहिए। वैसे अपवाद स्वरूप 1933 में सामने बैठे कुछ सदस्यों ने अस्पृश्यता हटाने के कुछ प्रयास किए थे। मंदिर प्रवेश के संदर्भ में एक बिल रखा गया था। वायसरॉय ने जब उसे मान्यता देने से इनकार किया तब बहुत हल्ला मचा था। इस बिल को पारित नहीं किया गया तो आत्महत्या करने की धमकी भी कई सदस्यों ने दी थी। लेकिन जब बिल को मान्यता दी गई तब क्या हुआ, क्या आप जानते हैं? बिल वापस लिया गया। रंगा अय्यर की हालत देखने लायक थी क्योंकि उन्होंने ही वह बिल सदन के सामने रखा था। साथियों ने दगा दिया तो वे भड़क गए। उन्होंने अपने साथियों को खूब गालियां सुनाई। आखिरकार बेचारे को मुंह की खानी पड़ी। मुझे याद है कि 2 बार और अस्पृश्यों से संबंधित सवालों का जिक्र हुआ था। पहला 1916 में माणेकजी दादाभाई ने अस्पृश्यों की समस्याओं के बारे में एक पूछताछ समिति नियुक्त करने के बारे में प्रस्ताव रवा था। उस वक्त आज की इस चर्चा की शुरुआत करने वाले गोविंद मालवीय के पिता ने ही उस प्रस्ताव का घोर विरोध किया था। दूसरा प्रसंग साल 1927 का है। लॉर्ड बर्नहेड ने उस वक्त कहा था कि अस्पृश्य अल्पसंख्यक होने के कारण उन्हें संविधान के तहत सुरक्षा प्रदान की जाए। लेकिन जब हम खुद लड़ाई छेड़कर अपने अस्तित्व के बारे में लोगों को एहसास कराते हैं तब उन्हें हम पर बहुत दया आती है। हम जब अलग चुनाव क्षेत्र की मांग करते हैं, नौकरियों में निश्चित अनुपात में आरक्षण की, शिक्षा के लिए ग्रंट की मांग करते हैं, तभी हिंदुओं को पता चलता है कि हम भी जिंदा हैं, वरना वे हमें मरा हुआ ही मान कर चलते हैं। बाकी समय वे लोग हमें पूछते तक नहीं, हम उनकी गिनती में कहीं नहीं ठहरते। हमें अपने सामाजिक और राजनीतिक हक देने से इनकार करते हुए वह कहते हैं कि आप तो हिंदू ही हैं। यही बंधुभाव व्यक्त करते हुए अगर अपनी जेब से कुछ जाने वाला हो तो तब हम उनके चाचा के मामा के भतीजे के भांजे बन जाते हैं। कुछ भी वर्च न होने वाला हो, उनका फायदा होने वाला हो, तब हम उनके भाई होते हैं। वहाँ रे वाह, इनका बंधुत्व। आखिर में बस इतना ही कहता हूँ और खास तौर पर जोर देकर कहता हूं कि हिंदुओं की दी हुई भिक्षा पर जीने की अब हमारी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। उनका दान धर्म हमें नहीं चाहिए। हम इस देश के वासी हैं। सरकारी खजाने पर जिस प्रकार अन्य जातियों का अधिकार है, वैसे ही हमारा भी अधिकार है। हमें गुलामी में रहने पर मजबूर करने वाली, हमारी नैतिकता भ्रष्ट करने वाली भीख हमें नहीं चाहिए। हम अपने योग्य अधिकारों के लिए ही लड़ रहे हैं। हमें वे मिलने ही चाहिए और मैं आपको चेतावनी देता हूं कि अगर हमारी न्याय की लड़ाई का विरोध किया गया तो खून बहाकर भी हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेंगे।